नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आदिवासी हित को हमेशा आगे रखने वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बार राष्ट्रपति चुनाव में किस ओर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक और एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। कार्यकाल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के द्रौपदी मुर्मू से बेहद ही बेहतर संबंध रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार बनाया गया। यशवंत सिन्हा का भी झारखंड से गहरा रिश्ता नाता है। हजारीबाग उनकी कर्मभूमि रही है और वे वहां से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा बीजेपी में रहते हुए भी कई मुद्दों पर पार्टी से अलग राय रख चुके थे, जिसके बाद उनका बीजेपी से मोह भंग हुआ और अब वो महागठबंधन के रणनीतिकार में शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन की महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं में एक खास पहचान है और वो बीजेपी के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन महागठबंधन के साझा प्रत्याशी झारखंड के निवासी यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगे या फिर देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिलाने के लिए एनडीए उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर उम्मीद है अगले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी। और इधर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और लेफ्ट समेत तमाम प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों सहित सभी पार्टियों से यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की गई थी। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े यशवंत सिन्हा बरसों तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। वे बीजेपी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज संभाला। राजनीति में कदम रखने से पहले वे करीब 24 साल तक आईएएस अधिकारी रहे और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वहीं आदिवासी महिला और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने संथाली समाज की महिला को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम मोदी और बीजेपी का आभार जताया है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने का व्यक्तिगत रूप से स्वागत भी किया है। साथ ही ये कहा है कि इस बार अंतिम फैसला शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ही लेंगे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की अपील सांसद जयंत सिन्हा और झारखंड बीजेपी से की है। कि देश में पहली दफ़ा कोई एक ट्राइबल और उसमें भी महिला और उसमें भी हम कहेंगे कि हमें और अच्छा लगता है कि हमारे संथाली बिरादरी से और देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के लिए एनडीए की ओर से उन्होंने नामित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी ओर से क्या कहते हैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और उसके साथ एक बात मैं और कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है। महिला सशक्तिकरण और साथ में एक आदिवासी को मौका देना, इसे सकारात्मक रूप से देखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चाहे व्यक्तिगत रूप से मैं यह फिलहाल बोलने की स्थिति में हूँ, लेकिन आगे जो भी फैसला होगा पार्टी के आला कमान, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इस पर पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट कर पाएगी। झारखंड भाजपा जसवंत सिन्हा जी के पक्ष में अगर मतदान करती है तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड के लोग अगर राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पे पहुंचते हैं तो ये झारखंड के लिए भी गौरव की बात होगी।
वहीं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि रघुवर दास जब झारखंड के मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। सर्वसम्मत से जो महामहिम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाया, तो मैं समस्त झारखंड वासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 50 दिनों में पहली दफे संक्रमितों मरीजों की संख्या की बात करें तो वो 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार की ओर से कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कई नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया। झारखंड में अभी कोरोना जांच की रफ्तार धीमी है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में 12, देवघर में 11, बोकारो में 7, लातेहार में 3, कोडरमा और पलामू में 2, दुमका, हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, गढ़वा, लोहरदगा में 1 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ने से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल जरूर करें। झारखंड में कोविड संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से तेजी से बढ़ती चली जा रही है। बता दें कि पिछले 50 दिनों में आंकड़ा 100 से ऊपर पार कर चुका है, जिसको लेकर सरकार ने निर्देश भी जारी किया है। और निर्देश में कई तमाम चीजें शामिल है, जहां बंद स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। कार्यस्थलों पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरा बताऊं, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर साफ पाबंदी है। वही इस बीच हम किसी एक बहुत ही मुख्य कॉलेज के पास मौजूद है, जहाँ के छात्रा से बात करेंगे कि किस तरीके का प्रिकॉशन अभी भी लिया जा रहा है कॉलेज के अंदर। कोविड के केसेस मैडम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, किस तरीके का अंदर प्रिकॉशन लिया जा रहा है? सैनिटाइजर्स वगैरह की सुविधा है? नहीं, अभी तो किसी चीज़ की सुविधा नहीं, क्योंकि कोविड अभी तो बहुत पहले से कम हो चुकी है, केसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो ये सब तो कॉलेज में कुछ भी नहीं है, सब हल्के में ले रहे हैं, कुछ प्रिकॉशन नहीं है, कुछ भी नहीं, ना सैनिटाइजर है ना कुछ भी है। डॉक्टर के साथ साथ अगर लोग भी सतर्क रहे तो उन्हें फायदा होगा, लेकिन हम खुद जब मास्क नहीं पहनेंगे तो कैसे काम होगा? तो अंदर आपके दोस्तों में क्या है, मास्क वगैरह का पालन हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कम, कुछ भी ना मास्क कोई लगा रहा है या ना कोई सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन लेकर सब सुस्त पड़ गए, बस सब हल्के में ले रहे हैं, सब कुछ अब नॉर्मल हो गया, सबको लग रहा है कोविड खत्म हो गया, ये हो गया, यही सब हो रहा है। बता दें कि रांची के बाद अगर सबसे ज्यादा केसेस हैं तो पूर्वी सिंहभूम में है, देवघर में है और बोकारो में है। और डॉक्टर्स की माने तो अगर जांच की संख्या बढ़ाई जाए तो कोविड संक्रमितों की भी जो आंकड़ा है उसमें काफी तेजी से इजाफा होगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब एक नजर डालते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश पर। सबसे पहले बंद स्थानों वाले वर्कप्लेस में मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। सबसे पहले आपको पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना है और इसके अलावा परिवहन में मास्क का इस्तेमाल करना है। सार्वजनिक परिवहन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान मास्क की अनिवार्यता रखनी है। कार्यस्थल पर स्वच्छता रखें, जहां भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे स्वच्छ रहे, चारों ओर साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। हैंड वॉश, सैनिटाइजर का हर हाल में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल भी करना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध है और अगर थूकते पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। बंद जगहों पर वेंटिलेशन की सुविधा तय कर लें। स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें तो शारीरिक दूरी का पालन करना है। तो ये तमाम दिशा निर्देश झारखंड सरकार की तरफ से दिए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां गिरिडीह थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह का
खुलासा किया है। पुलिस 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार जब्त की गई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से कार का लॉक खोलने का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किया। गिरफ्तार सभी अपराधी बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं। ये लोग गाड़ी चोरी कर बिहार में ले जाकर बेच देते थे, जिसके बाद इन गाड़ियों का इस्तेमाल शराब के धंधे में होता था। पिछले दिनों इन्हीं अपराधियों ने जरीडी थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली थी और उसी गाड़ी से वापस ये लोग फिर से दूसरी गाड़ी चोरी करने के लिए आ रहे थे। जाकर इसको बेचता है, वहाँ इसका यूज़ शराब के अवैध व्यापार में इसका किया जाता है। उनको गाड़ी रोकने का प्रयास कोटरी पॉलिटेक्निक के पास किया गया, तो वहाँ से वो लोग भागने का प्रयास किया, गाड़ी बैक करके वापस बैरमो की तरफ लिया। लेकिन पुलिस इसके लिए पहले से तैयार थी और उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया। 4 लोग पकड़े गए। गाड़ियों से जो है कुछ सामान बरामद हुआ। जो स्कॉर्पियो वाहन है, इसके बारे में ही बता दिए कि ये यहीं से उन लोगों के द्वारा चोरी करके ले जाएंगे और इसी वाहन से फिर वापस आकर के 2 वाहन चोरी करके ले जाने के उन लोगों का इरादा था। और खबर लोहरदगा से, जहां सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति और कैश की चोरी कर ली। घर के सभी सदस्य रामगढ़ में रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे और घर पर ताला देखकर अपराधियों ने इस घर को निशाना बनाया और घर से पलंग, अलमीरा, एक तिजोरी, ब्रीफकेस और सारे सामानों को तोड़कर कीमती सामान चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस की इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिखेर दिया है, तो कुछ कैश और कुछ अगर जेवर लेगा और देखना होगा, पूरा मिलान करेंगे तो पता चलेगा कितना सामान दिया है सर। तो यहाँ पहुँचे देखें ताला टूटा हुआ था अंदर का, बाकी बाहर का दोनों गेट का ताला लगा हुआ था। लगभग 5-7 लाख रुपये का नुकसान हुआ होगा, देखेंगे तो पता चलेगा। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा बाधित हो सकती है। दरअसल रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर रिम्स निदेशक को 6 दिनों के भीतर फैसला लेने का अल्टीमेटम दे दिया है और इसके तहत मांगे नहीं पूरी किए जाने पर उग्र आंदोलन की भी बात सामने आई है और चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन किया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया, जिसके तहत 23 जून को कलम बंद हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि 10 साल से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी समायोजित नहीं किया जा रहा है। वहीं उनके वेतन की ईपीएफ में 2 गुनी कटौती की जा रही है। विरोध में उतरे कर्मचारियों ने काम कर रहे दूसरे कर्मियों को भी काम करने से रोका है। और लातेहार के राहुल कुमार तिवारी ने मैट्रिक की परीक्षा में 479 अंक लाकर झारखंड टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। उनके इस प्रयास से उनके माता पिता काफी खुश हैं। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई कर रहे राहुल कुमार तिवारी आगे चलकर आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया हूँ। आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं आईएएस बनूं और इसके लिए मैंने आगे मैट्रिक के बाद मैंने आर्ट्स लेने का स्ट्रीम सोचा है। यह जो मैं प्रतिशत लाया हूँ, इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मेरे गुरु, मेरे माता पिता और मेरे सबसे प्रिय मित्र का भी है। आज मैंने बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जो मैंने सोचा था कि मैट्रिक में मेरा बेटा सबसे झारखंड लातेहार टॉपर स्कूल लाएगा, आईएएस की तैयारी करके अपना लक्ष्य को पूरा करेगा। और गढ़वा में भी अपग्रेड हाई स्कूल सो की छात्रा सोनी कुमारी ने 484 अंक लाकर राज्य भर में मैट्रिक परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं सोनी कुमारी जिला टॉपर बनी है। सोनी के पिता भोलाराम पेशे से किसान हैं। सोनी की उपलब्धि पर परिवार और गांव के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी खुश हैं। सोनी की सफलता ने साबित कर दिया है कि टॉपर बनने के लिए लगन चाहिए, ना कि टॉप स्कूल चाहिए। सोनी आगे इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। राज्य में तुम 7वां स्थान लाई हो, किसको श्रेय दे रही हो? अपने गुरुजनों, परिवार और भैया, मम्मी पापा सभी को। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और आईएएस करना चाहती हूँ। और झारखंड में इन दिनों हरे रंग को लेकर हंगामा मचा है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों का ड्रेस हरा करने पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बीजेपी को अगर हरा रंग से इतने नफरत है तो उनके पार्टी के झंडे में भी हरा रंग है, उसे निकाल कर पहले फेंक दे।
लोग को क्या एलर्जी है? क्या करना चाहिए? यदि एलर्जी खूब उनका है हरा से, उनका एक पार्ट भी झंडा में हरा है, निकाल के फेंक दे। खूब एलर्जी है तो हरा सब्जी नहीं खाए, हरा पसंद नहीं करे, खूब एलर्जी है तो। और मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों के साथ ही दिग्गजों ने भी प्रचार में जमकर पसीना बहाया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। कल होने वाले मतदान के लिए आज डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी की गई है। मांडर के महाभारत का रण सज चुका है। नेताओं के दावों और वादों की झड़ी का वक्त बीत चुका है और अब जनता की बारी है। जब 23 जून को ईवीएम का बटन दबाकर मांडर के 3,54,000 मतदाता अपना मिजाज बताएंगे। महज एक सीट के लिए हो रहे इस उपचुनाव में जहां सत्ताधारी गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो विपक्षी बीजेपी इसे हेमंत सरकार को आईना दिखाने का एक बड़ा मौका मान रही है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों पक्षों के दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। मांडर उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी खेमा उत्साहित है। ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से अगर लोग वोट करेंगे तो उसका परिणाम कुछ अलग दिखाई देगा, लेकिन अगर राज्य की परिस्थितियों पर वोट करेंगे, राज्य के डेवलपमेंट एजेंडे पर अगर कोई वोट करेंगे वहाँ की जनता, तो मुझे लगता है कि एक वोट का जो परिणाम आएगा वो अलग रहेगा। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। विधानसभा चुनाव 2019 में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के ही ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेल दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। यूं तो इस उपचुनाव के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक बद्दू तिर्की की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की और बीजेपी से गंगोत्री कुजूर के बीच माना जा रहा है। वैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हेमंत सरकार मांडर में अपनी जमीन खो चुकी है। वो जनता के बीच जाने की स्थिति में थे, जिस प्रकार से वहाँ की सरकार काम कर रही थी, फिर उनको जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच जाने के लिए काम चाहिए, जनता का सेवा करना चाहिए। तो सेवा कोई कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने आने का मन बनाया। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने 4,000 जवानों को तैनात किया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारे जो हमारे सेक्टर पार्टीज और जो हमारे जोनल पार्टी बनाए गए हैं, साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी है। साथ ही चूँकि आप सब जानते हैं कि इसके जो और डिस्कट्स के जिला हैं वो थोड़ा सा किसी असामाजिक गतिविधि कारण प्रचलितपूर्ण में रहा है, अभी भी नक्सल एक्सट्रीज वहाँ पे हैं, तो उस सब जिला में हमारे ऑपरेशनल फोर्सेस भी झारखंड जगह के रूप में क्रियाशील हैं। तो जो हमारी जो तैयारी है मुकम्मल है, पूर्ण हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। एक बार फिर से उन्हीं पुराने मुद्दों महंगाई, पानी, बिजली, सड़क और बेरोजगारी पर ये चुनाव भी लड़ा जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बनी हुई है। ऐसे में 23 जून को मतदान के बाद 26 जून को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा कि किसकी बातों में कितना दम था और जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।